हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला सवाल लेते हैं। तो हम आज की क्लास में एक सवाल जो ले रहे हैं पहला, उसमें क्या है, आपको सवाल दिया गया है कि एक कोण और उसका पूरक कोण का कोसाइन कितना हो। एक कोण और उसके पूरक कोण का कोसाइन क्या हो। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़ने में सिर्फ एक सेंटेंस में दिया हुआ है, बट इसमें कुछ बेसिक बातें छिपी हुई हैं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था तो बच्चों को ये चेक करने के लिए पुटअप किया गया कि क्या उसको ये बात समझ में आती है जो यहाँ पे लिखी गई है। क्या क्या, जब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, बेटा थोड़ा ध्यान देना इस बात पर मेरी। जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोसाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ध्यान रहे ये कोसाइन लिखा हुआ है। कोसाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। कोसाइन लिखा है यानी कि आपको जस्ट कॉस पूछा हुआ है किसी एंगल थीटा के लिए। ठीक है, आप गलती से इस कोसाइन को जल्दीबाजी में कॉसेक नहीं पढ़ लोगे, ये ध्यान रखना। कोसाइन कौन होता है, कोसाइन जो है वो कॉस का ही पूरा नाम है। जो हम कॉस, साइन, कोसेक, सेक, कॉट और टैन बोलते हैं, ये एब्रीविएशन होते हैं, ये इनके संक्षिप्त रूप हैं, छोटे रूप हैं। ठीक है, तो हमें कोसाइन चाहिए। अब कोसाइन किसका चाहिए, किसी एक कोण और उसका पूरक कोण। तो ये पूरक कोण कहां से आता है, ये कौन है, पूरक कोण कौन है। तो जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं तो आपने सीखी होगी कि हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जहां पर एक कोण किसका होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। ठीक है, तो जो बाकी बचे कोण हैं दोनों, एक ये और एक ये दोनों ही कहलाते हैं एक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। न्यून कोण है दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन चाहे 90 से कितने भी छोटे हों, इन दोनों को जोड़कर, मान लेते हैं कि ये थीटा है और एक फाई है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 90 ही आएगा। कहने का मतलब ये एंगल थीटा इस फाई के लिए कैसा है, पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है, या फिर ये कह लीजिए कि ये फाई जो है वो इस थीटा के लिए पूरक कोण है। पूरक कोण वो होते हैं जिनको जोड़ के 90 डिग्री आता है। तो एक संपूर्ण त्रिभुज में ये दोनों ही न्यून कोण जो है आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। अगर थीटा है तो उसका पूरक कोण फाई है, और फाई है तो उसका पूरक कोण थीटा है। हमसे पूछा गया कि अगर हम कॉस किसका निकालें, एक कोण और उसके पूरक कोण का, यानी कि थीटा और फाई का। किसका, थीटा और फाई का, तो कितना होगा। तो हमने देखा कि तो 90 लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 90 डिग्री पर कॉस बताना है, जो कि होता है 0। ठीक है, सवाल बहुत छोटा, बहुत सिंपल है, बट मेन बात, असल बात यहां पर जो है वो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो आपको पता होना चाहिए आपके फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल चलते हैं और कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। क्वेश्चन फिर से एक हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों से उम्मीद की जाएगी आप ये क्वेश्चन पहले 10 सेकंड में खत्म कर दें। कैसे करेंगे जरा यहां देखिए। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है बेटा, मेरे पास है कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स और प्लस में एक साइन एक्स। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहला स्टेप यहां पे जो करोगे वो ये है कि आप इनका एलसीएम ले लोगे। अगर इसका एलसीएम ले लेते हो तो आपको यहाँ पे साइन एक्स दिखाई पड़ेगा, और इसका मतलब यहां आपको एक कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स दिखना चाहिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने पहले भी क्लासेस में बात बोली है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस में जब आप उसको सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। किसके लिए, ऐसे चीजों के लिए जो अपने आप में फॉर्मूलाज हैं, बट आपके सॉल्यूशन में अपने आप लिखकर आ जाएंगे, बिना बताए बिना बुलाए आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है इन दिस ब्रैकेट, ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है जिसका मान होता है एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और बटे में क्या लिखा है, सिर्फ साइन एक्स लिखा हुआ है, और एक बटे साइन होता है क्या है बेटा, वो होता है कॉसेक एक्स। तो आपका आंसर है बी। ठीक है, तो कितने ही स्टेप करे हमने कितने ही स्टेप करे, 1 और 2।
तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स आप कर सकते हो, गिवन दैट कि आपके जो फिंगर टिप्स हैं उन पे ना फॉर्मूलाज हो, आपको एकदम याद, देखा और याद आया। चलिए अगले सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जाता है, आपको यही क्वेश्चन और भी एग्जाम अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आपको वहां भी मिल जाएगा। यही क्वेश्चन एसएससी के अंदर भी देखा जा चुका है ना। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर है। तो आप ये बताइए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का मान क्या होगा। अब होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, हम यहां से कुछ रिलेशन निकाल के रखते हैं जो भी हमारा गिवन पार्ट है उसके लिए। तो यह है अपना गिवन पार्ट, यहां से मैं एक रिलेशन निकाल के लेके आऊंगा और वो रिलेशन क्या होगा। आप एक छोटी सी चीज यहां पे सोचिए, यहां स्क्वायर लगा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं साइन कॉस टेन सेक कॉट पर, तो आपको अपने वो 3 मेन फॉर्मूला ध्यान करने हैं, ठीक है। वो 3 फॉर्मूलाज क्या हैं, एक पहला जो अभी हमने इस्तेमाल किया, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर साइन स्क्वायर दिख रहा है तो मैं ऐसा कुछ कह देता हूं कि आप क्या करो, साइन ए को अकेला छोड़ के स्क्वायर को मैं 1 के पास भेज देता हूं, ठीक है। स्क्वायर को मैं 1 के पास भेज देता हूं, ये स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर को 1 के पास भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो साइन ए है वो किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए। इस रिजल्ट का ध्यान रखना, यही रिजल्ट आपको आंसर देने वाला है। क्या क्या रिजल्ट आंसर देने वाला है बेटा, आंसर देने वाला है कि जो साइन ए है उसकी वैल्यू क्या है, वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। अब अपने इस पार्ट को उठाइए, तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, मैं इसको फिर से लिख दूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए कितना है, आप कहोगे सर साइन ए है, अभी तो हमने निकाला। मैं कहूंगा सही बात है बेटा, तो यहां पर भी साइन ए लिख दूं, लेकिन जो दूसरा वाला स्क्वायर है वो यहां लग जाएगा। तो ये क्या आ गया, अरे ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो इसका मान कितना हुआ, 1, ठीक है। तो आंसर है ए, ठीक है, आंसर है ए, सही है। ध्यान रहेगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। और अगर ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा तो शायद आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा कि इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और क्वेश्चन जो है वो अभी भी त्रिकोणमिति पे ही घूम रहा है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन की फिर एक वैरायटी डिफरेंट है। पहला हमने जो क्वेश्चन किया वो पूरक कोण के आधार पे था, जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया वहां पर हम फॉर्मूला सूत्र इस्तेमाल कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हम जो कोण के मान होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए थे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे पास है साइन स्क्वायर 30। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको साइन कॉस 10 की जो वैल्यूज होती हैं फॉर डिफरेंट एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 आती हैं या नहीं आती है। अगर आती हैं तो आपको सवाल आता है, अदरवाइज आप बैठ के उन्हें पहले याद कीजिए, ट्रिक्स के थ्रू याद कीजिए, टेबल बना बना के याद कीजिए, बट वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल लेते हैं फिर से। यहाँ है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहां लगाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, किस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है कि साइन एक्स पर स्क्वायर है। ध्यान रखेंगे इस बात का हमेशा, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब tan स्क्वायर 60 है, tan 60 होता है √3 और उस पर स्क्वायर, साथ में है -5 और cos 45 जो कि होता है 1/√2। कुछ सही सा नहीं लगा यहाँ पर देखकर, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए था। चलिए देखते हैं आगे, दोनों ही पार्ट में नहीं लिखा हुआ है तो शायद यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आया 1/4, यहाँ हो गया 2 इंटू में 3,
माइनस यहां पे आया 5/√2। चलिए 1/4 प्लस 6 माइनस 5/√2। एक काम करते हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ हो और यहाँ कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लगा हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी लेके चलते हैं, ठीक है, जहां पर मैं इसके स्क्वायर को सॉल्व करूंगा और देखते हैं कि क्या सच में मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 है ना, 24, और क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ पर 10। एक मिनट, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये 35/4 आ रहा है, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो चलो फिर इसी को चेक करते हैं, क्योंकि वो तो ऑप्शन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, तो जो एलसीएम होगा आपका वो 4/√2 आएगा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको √2 मिलना चाहिए, प्लस इधर 24√2 मिलना चाहिए, और यहाँ पर 20 मिलना चाहिए। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, इन ऑल 25/√2 माइनस 20/4/√2। अब अगर मैं इसको रैशनलाइज भी कर दूं तब भी मुझे इनमें से कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या करूंगा, आप एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, इसका परिमेयकरण करूंगा और √2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 20√2 आएगा और नीचे लिखा रहेगा 8, जो कि मुझे पूरा सॉल्व करने के बाद भी 25/10√2/4 आंसर देगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो मैं टिक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ई पार्ट, ठीक है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो है ई पार्ट, यानी कि इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ और। हाँ जी, चलिए अगले सवाल चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन वो है आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रायिकता से आएंगे, अब उनको पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए क्या पूछा गया है, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 पासे फेंक कर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता। कहने का मतलब आपके पास 6 पासे हैं, ठीक है, और जब उनको आप एक साथ फेंकोगे तो हर किसी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, हर किसी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। आपको प्रायिकता इस बात की निकालनी है, इस घटना की निकालनी है कि उन 6 पासों पर अलग 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 नंबर लिखा हो, उन 6 पासों पर अलग अलग नंबर लिखा हो। कहने का मतलब 6 पासे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब इसने कहा इन 6 पर अलग अलग नंबर लिखा हो, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मेरे पास एक पासा उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो जो 5 जो नंबर है वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता। कोई भी नंबर 2 बार नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अलग अलग नंबर चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पासे पर कौन कौन से, पहले पासे की बात करते हैं, ये पहला पासा है, इस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इस पर कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसके पास 6 ऑप्शन है, बट जब एक नंबर इस पासे पर आ गया, अब वो बाकी 5 पासों पर नहीं आ सकता, इसलिए अगले वाले के पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। फिर अगर एक नंबर यहां भी आके स्पेस को ढक लेगा तो यहां के लिए 4 ऑप्शन है, और इस तरह से इसके 3, इसके 2 और इसके 1 ऑप्शन है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक चीज से वाकिफ होंगे, जिसे हम कहते हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, 6 फैक्टोरियल। और जब आप 6 पासे फेंकोगे तो जो कुल होंगी आउटकम्स वो कितनी हो सकती हैं,
वो होंगी 6 की घात 6। क्यों? क्योंकि एक पासे में 6 चीजें होती हैं, है ना, उसके 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और आपने कितनी बार फेंका है उसे? 6 ही बार फेंका है। इसलिए जितने फलक हैं और पावर में जितनी बार उसे फेंका गया है, ठीक है, जितने फलक हैं, जितने आउटकम है, और पावर में उसे जितनी बार फेंका गया है, वो होंगे कुल आउटकम। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है जितने आपके फेवर में है, कितने आपके फेवर में थे? 6 फैक्टोरियल बटे में कुल, यानी कि 6 की घात 6। तो आंसर है ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ बात समझ में आई होगी कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो अच्छा था। ठीक है, और एक बार आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप अपने टेस्ट में, एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिर से हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं। सवाल को ढंग से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सिक्के को 2 बार फेंक कर कम से कम एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। चलिए, तो घटना यह है कि आपने एक सिक्के को 2 बार फेंका। जब आप किसी एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी है बेटा कि दोनों पर ही हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ऐसा हो जाए, या फिर दोनों पर ही टेल हो जाए। यानी कुल मिला के 4 पॉसिबल इवेंट है मेरे पास। अब ये कहता है कि हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? कि कम से कम एक हेड आए। अब ये जो कम से कम लिखा है ना, ये इस क्वेश्चन की जान है, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्वेश्चन मर जाएगा, यानी कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या है? कम से कम क्या चाहिए? एक हेड चाहिए। अगर कम से कम एक हेड चाहिए तो आपको अपने दिमाग में कुछ ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए कि एक के बराबर है और एक से ज्यादा है। कम से कम एक, तो एक हो सकता है, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब एक से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं भाई? यहां पर दिखाई पड़ तो रहा है 2 आ सकते हैं। यानी कि हमें वो सारी घटनाएं लेनी पड़ेंगी, वो सारे इवेंट कंसीडर करने पड़ेंगे जहां पर हेड एक बार आ रहा हो या फिर हेड 2 बार आ रहा हो। ठीक है, ये बात होती है अगर हम कम से कम एक हेड की बात करते हैं, है ना। अगर इसी में एक सवाल और जोड़ दिया जाए कि हम यही क्वेश्चन कर रहे होते बट हमारे पास 3 सिक्के होते, और तब भी हम कम से कम एक हेड की ही बात कर रहे होते, तो हम एक तो लेते ही लेते, साथ में 2 भी लेते, उसमें एक 3 वाला भी होता, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ 1 और 2 वाले चाहिए। तो यहां पर देखो जरा, एक हेड कहां कहां आ रहा है बेटा? एक हेड यहां आ रहा है, एक हेड यहां आ रहा है, और एक से अधिक यानी कि 2 यहां आ रहा है। तो कुल मिला के 3 बार हमें हेड कम से कम एक हो मिल रहा है। और कुल कितने हैं? अभी दिखाया था, यहां पे 4 हैं, तो आपका उत्तर होगा 3/4। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा अगला वो ये है। चलिए आ जाइए, फिर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 2 रिक्तियों को के एक पोस्ट से साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे। ठीक है, यानी कि एक पोस्ट है, सिर्फ एक जॉब है, और इंटरव्यू के लिए एक पति और एक पत्नी वहां पर है। ठीक है, अगर पति के चयन की संभावना 1/7 और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है, तो वे दोनों की चयन की संभावना क्या होगी? पोस्ट तो एक ही है, 2 वैकेंसी। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का ही चयन हो जाए, है ना, दोनों का ही चयन हो जाए। आप यहाँ पे ये देखिए एक चीज, हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि जो हस्बैंड है, पति, वो चयनित होगा, कितनी दी हुई है हमको? 1/7। और वाइफ का चयन होगा, प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/5। ये हमसे पूछ क्या कि दोनों का ही चयन हो जाए? जी, दोनों का ही चयन हो जाए, यानी कि हमको चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही चयन हो जाए। ठीक है, यानी कि हम निकालेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे इंटरसेक्शन, और क्योंकि ये दोनों ही
जो इवेंट है वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो आप लोग ये जानते होंगे कि इसके लिए हम P ऑफ H इंटू P ऑफ W कर देंगे। तो एक सिंपल सा आंसर 1/7 गुणा 1/5 यानी कि 1/35 निकल आएगा। तो बी है इसका जवाब। ठीक है, तो बी है इसका जवाब, क्योंकि हमें दोनों को ही क्या कराना है, सिलेक्ट करवाना है, हमें दोनों को ही सिलेक्ट करवाना है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/35 होगा। ठीक है, चलिए आइए, ऐसे ही एक और सवाल है हमारे पास, इसकी बात भी कर लेते हैं। तो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार कि ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और बी द्वारा 2/3 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। जो हम पिछला क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे उसमें यह कहा गया था कि वो दोनों ही सिलेक्ट हो जाए, वो दोनों ही, उन दोनों का ही चयन हो जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए बस। अब वो ये नहीं कह रहा कि वो दोनों ही सॉल्व कर दे, या फिर ए ही उसको सॉल्व कर दे, या फिर बी ही उसे सॉल्व कर दे, इसमें से कुछ भी नहीं कह रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। तो सवाल को देखिए आप लोग किस तरह से इस सवाल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरा हम इस हिस्से का यूज करते हैं। तो मेरे पास क्या कहा इसने कि प्रोबेबिलिटी कि ए उसको हल कर देगा 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी कि बी उसको हल कर देगा 2/3 है। तो इसका मतलब ये भी होता है बच्चों कि ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। आप इसको एक में से घटा दो, 1 - 1/2 तो आएगा 1/2। ऐसे ही बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो 1 में से 2/3 घटा दो तो 1/3। अब मैंने ये क्यों निकाले हैं, मैंने ये क्यों निकाले हैं, देखिए आपसे पूछा गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा कब कब हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसा कब कब हो सकता है, यहां पर ध्यान देंगे आप। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसा कब कब होगा, देखिए ऐसा तब होगा कि ए सॉल्व कर दे बट बी सॉल्व ना कर पाए, या फिर ए सॉल्व ना कर पाए और बी सॉल्व कर दे, और या फिर ए भी सॉल्व कर दे और बी भी सॉल्व कर दे। तीनों ही केस में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है ना। बात तो सिर्फ हमसे यही पूछी गई ना कि प्रॉब्लम हल हो जाए, तो इन तीनों ही केसेस में प्रॉब्लम हल हो रही है भाई, तो तीनों को ही लेकर चलना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों ही ए और बी के प्रॉब्लम सॉल्व करना ना करना आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कि ए सॉल्व कर देगा और प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व नहीं कर पाएगा बट बी सॉल्व कर देगा, प्लस ए भी सॉल्व कर देगा और बी भी सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनता है बेटा, यहां पे ध्यान से देखना जरा। ए सॉल्व कर देगा यानी कि 1/2, बट बी सॉल्व नहीं कर पाएगा यानी कि 1/3, प्लस यहां पर ए सॉल्व नहीं कर पाएगा 1/2, बट बी सॉल्व कर देगा 2/3, प्लस दोनों ही सॉल्व कर देंगे 1/2 और 2/3। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, मैं इसको इधर दिखा रहा हूं, यहां से एक 1/6 आ रहा है, प्लस 2/6 आ रहा है, प्लस 2/6 आ रहा है, कुल मिला के 5/6। तो सी आपका आंसर है। ठीक है, सी पार्ट आपका आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 6 में से 5 बार जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ एक बार ऐसा केस होगा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यानी कि अगर इसी सवाल में ये पूछ लिया होता कि प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की प्रायिकता क्या है, तो हमारा आंसर होता 1/6। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाँ जी, तो अगला सवाल आपको दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरी तस्वीर बना के दी हुई है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, अगर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है। ये है केंद्र इन चारों सर्कल के, ठीक है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो एक वर्ग बन जाता है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो उसकी भुजा जो होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हमको ये बीच वाला हिस्सा निकालना है जहां पर ये शेड करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ ये इस तरह से हुआ कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का वर्ग है, ठीक है, जिसके हर कोने में कुछ ऐसे करके, एक मिनट, हाँ, कुछ ऐसे करके सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। और ये बीच वाले हिस्से जो है ये हमें निकालना है, ठीक है, ये क्या है, हमें निकालना है। तो इसका मैं क्या करूं ये करने के लिए, तो मैं इसके लिए जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा पार्ट क्या है, ये बड़ा पार्ट क्या है, देखो जरा ध्यान से कि ये बड़ा पार्ट क्या है, ये तो स्क्वायर है। इसमें से क्या हटा दूं भाई, एक ये वाला सेक्टर हटा दो, एक ये वाला सेक्टर हटा दो, एक ये वाला सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर, तो स्क्वायर में 4 सेक्टर हटाने हैं। इसमें से 4 गुणा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर था, भुजा कितनी हमने देखी थी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। और उसके बाद 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद -4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटा यहाँ पे कोण कितना होगा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर कोण कितना होगा, 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है। तो एरिया सेक्टर के लिए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है, अच्छा आर कितना है, तो यहां से लेके यहां तक आर होगा, और ये कितना है यहां से लेके यहां तक, उसने खुद कहा था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इतना काम करना था। तो क्या आता है, ये से 4 बार काट देगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आया, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ पाई आ गया। तो ये 4 माइनस पाई है। क्या ये ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है, ए पार्ट का हमारा आंसर है, ठीक है, ए पार्ट का हमारा आंसर है। चलिए हाँ जी, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अब हम क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल चेंज कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अब एक तरह से जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपको देखो मिलता है अलग अलग एग्जाम्स में, उस लेवल का आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक आदमी धारा के अनुकूल, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, ठीक है। एक बार वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एक बार वो अप स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जा रहा है 18 किलोमीटर, और दोनों में ही उसे 5 घंटे लग रहे हैं, उसने कहा, जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं। जाने में 5 घंटे, आने में 5 घंटे, यानी कि अप स्ट्रीम 5 घंटे, डाउन स्ट्रीम 5 घंटे। तो आप ये बताइए कि धारा का वेग क्या है, पानी किस रफ्तार से बह रहा है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए, अगर मान लिया जाए एक स्पीड है मैन की और एक स्पीड है धारा की, तो जब आप बहाव के अनुकूल जा रहे हैं, है ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो दोनों का वेग जुड़ जाता है, ठीक है। और जब आप बहाव के विपरीत जा रहे हैं तो आपके वेग में से धारा का वेग घट जाता है, ठीक है। और अब क्योंकि ये क्या है भाई, तो धारा और व्यक्ति का वेग है, यानी कि स्पीड है। जब स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए टाइम से, तो क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। तो धारा के साथ 30 किलोमीटर जा रहा था और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जा रहा था, सही है। तो ये क्या मिल गया मुझको, तो आप कहेंगे सर ये तो एक इक्वेशन सी मिल जा रही है, एक 5m प्लस 5s इक्वल टू 30 है, और 5m माइनस 5s
इक्वल टू 18 है। अब निकालना क्या है, एक मिनट रुक जाना, काटना मत 5s को। क्या निकालना है, धारा का वेग निकालना है, तो s निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, साइन चेंज कर देता हूं, तो m कट जाएगा, s बच जाएगा, यानी कि 10s इज इक्वल टू, माइनस करोगे आएगा 12। तो इसका मतलब हुआ कि जो s है वो 12/10 यानी कि 1.2 है। क्या कहीं ऑप्शन है 1.2? जी बिल्कुल, ठीक है, बस इतना ही काम करना था। ठीक है, मैं यहां पर s को काट सकता था 5s, लेकिन मुझे जो उत्तर चाहिए था वो वेग का चाहिए था, किसकी, धारा की वेग का। इसमें मैंने s को बचा के रखा। अगर वो मनुष्य की पूछ रहा होता ना, मैन की पूछ रहा होता, तो मैं s काट देता। ठीक है ना, ये बात तो समझते ही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति का है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये कहता है कि यदि आयत के प्रत्येक आयाम को 100% की वृद्धि होती है, यानी कि आपके पास रेक्टेंगल है और आपने उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसको 100% से बढ़ा दिया। ये 100% से बढ़ा दिया मतलब क्या, समझ में नहीं आया क्या? अरे डबल कर दिया। यानी कि अगर पहले 5 था तो उसमें 5 और जोड़ दिया, अगर पहले 10 था तो उसमें 10 और जोड़ दिया, तो अगर पहले x था तो उसमें x और जोड़ दिया, तो अगर पहले लेंथ l थी तो उसमें l और जोड़ के 12 हो गई, अगर ब्रेथ पहले b थी तो उसमें b और जोड़ के 2b हो गई। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 12 इंटू 2b, यानी कि 4lb। पहले एरिया कितना था, पहले एरिया था जस्ट lb। ठीक है, पहले lb था, अब 4lb हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बढ़ती होगी, कितनी बढ़ेगी, देन द एरिया इज इंक्रीज बाय, कितने से बढ़ गया, lb से 4lb हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 3 गुना इंक्रीज हो गया, यानी कि 300% बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना, इसने पूछा है कि कितना बढ़ गया है, कितना हो गया ये नहीं निकालना है, कितना हो गया ये निकालना हो तो मैं 400% लिख रहा होता, बट कितना बढ़ गया है, 300% बढ़ गया है। L से 4lb हो गया, तो 300% बढ़ गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। आइए, क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का माध्य 18 है। ठीक है, मीन जो है 5 नंबर्स का वो है 18, और अगर एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ जो कहा गया है वो करना है। और बात माध्य की आती है तो आप क्या कहते हो कि अगर 18 जो है वो 5 संख्याओं का माध्य है, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 90। ठीक है, एक नंबर को हटा दिया तो अब कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे, और इनका माध्य कितना है, तो ये कहता है 16। गुणा कर दिया, कितना आया यहां पर, 64। ठीक है, तो ये जो ये जो टोटल यहां पर आया 90 है वो 5 नंबर का है, 64 जो है वो 4 नंबर का है। तो एक नंबर के कम होने से कितने का अंतर आया, तो आप इसे माइनस करके बोलोगे 26 का अंतर आया। तो वो एक नंबर कौन है, तो एक नंबर 26 है। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, उस एक नंबर के कम होने से जो कुल संख्या थी वो 90 से 64 हो गई, यानी कि उस एक नंबर के मान कितना है, 26। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि ए जो है वो 80%, ए का 80% जो है वो बी के 50% के बराबर है, तो आप ये बताइए कि बी जो है वो x% ऑफ ए होगा, तो x का मान क्या है। चलिए ठीक है, ओके, ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। ठीक है, ये क्या लिखा है, बी इक्वल्स टू ए का x%, यानी कि बी ए का कितना परसेंट है, आप यहां पे सोचो कितना परसेंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले जरा जो लिखा है ना वो फिर से लिख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 80% ए इज इक्वल्स टू 50% बी। ठीक है ना, यहां पर ये थोड़ा प्रॉपर लिखा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हाँ ये चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी, b इज x% ऑफ ए, तो फाइंड x। ठीक है, अब यहां देखो आप,
80% का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100 गुणा ए, तो 50/100 इंटू बी। आप क्या करो, आप 100 से 100 काटो, 0 से 0 लड़ा दो, तो 8a जो आ रहा है वो 5b के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं यहां पे कहूंगा कि 8a इज 5b, या फिर कहा जाए 5b इज 8a। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज b इज 8/5a, या फिर 1.6a, है ना, 1.6a, यानी कि जो b है वो a का 1.6 टाइम्स है। परसेंटेज में चेंज करना है, अच्छा, तो 1.6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो इनटू a, तो ये हो गया 160% ऑफ a। क्यों हुआ भाई? 100 से मल्टीप्लाई किया, 60 हो गया, और ये 100 कहाँ गया? इसने लगाया परसेंट, तो b जो है वो a का 160% है। सही बात है, 160% है। आपको सी जो है वो सही जवाब मिल जाता है। आप क्वेश्चन को देखिए, मैं यहां पे आता हूं। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, ठीक है। और ऐसा आखिरी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सा है, बट डिफिकल्ट नहीं है, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा है कि पहले n संख्यक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का मान, यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर का क्या करना है? मीन निकालना है, यानी कि बट्टे में n कर दिया जाए तो क्या आंसर होगा? ठीक है, इसके लिए बेटा आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, और वो बात ये है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है। हम इसकी बात पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है, और हमने इसके अलावा जो क्यूब का सम है उसकी बात भी करी थी। जो फॉर्मूला होता है वो n+1 और 2n+1 अपॉन में 6 होता है। तो अगर यही चीज को देखी जाए तो मैं इस पूरे के बदले वो पुट कर सकता हूं, यानी कि n+1 2n+1 अपॉन में 6, और ये n क्या करेगा? इसको डिवाइड ही करेगा, तो n से कट जाएगा, तो आंसर क्या बचता है? n+1 2n+1 अपॉन में 6। कहीं भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा हो तो टिक कर देना और क्वेश्चन खत्म कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही इस बात को मैं यहाँ पे लिख के दिखा ही देता हूं कि अगर मान लो कल को क्यूब की बात आ जाती कि इनके जो घन है उनका योग या उनका जो है माध्य क्या होगा, तो आप उसके लिए यूज करेंगे n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और इससे n से भाग कर देंगे। ऐसे ही अगर वो सिर्फ इतनी सी बात कह देता कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1+2+3+ डॉट 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 n चाहिए, तो आप n+1 अपॉन में 2 का यूज करेंगे, और ये हमने अपनी पिछली क्लास में यूज किया था, ठीक है। तो एक ही एग्जाम में एक तरह के 2 क्वेश्चन दिखाई पड़ गए हैं आपको। यही चीज अभी पीछे प्रोबेबिलिटी में हुई थी, एक ही तरह के 2 क्वेश्चन थे, एक वो जो ए और बी वाला क्वेश्चन था प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, और दूसरा जो वो क्वेश्चन था पति पत्नी वाला, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज की क्लास में हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन थे, और ऐसे ही और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ये हमें काफी मोटिवेट करता है। एंड देन तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।